नई जगह पर नए सिरे से जीवन शुरू करना कोई सरल काम नहीं है, और जो पहले ही 1000 कठिनाइयों से घिरा हो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। अधीश के परिवार ने भी पिछले दिनों कई मुसीबतें झेली थीं और अब एक और सर पर खड़ी थी। उन्हें पाथरगढ़ में प्रवेश तो मिल गया था, लेकिन अब क्या करें, कहां जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अधिकारी जिसकी सहायता से विश्वा का दल अंदर आया था, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साथ लेकर आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ में कई सारे सैनिक भी थे। उस दल को देखकर सभी लोग चिंता में पड़ गए। कौन है ये लोग? क्या फिर से अधीश किसी नए संकट में पड़ने वाला था? अधीश जी, ये जयनगर के सामंत हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो अधिकारी बोला। सामंत खुद चलकर अधीश के तंबू तक आया था। प्रणाम, मैं ही अधीश हूं। अधीश ने सामंत को प्रणाम किया। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया था। मुझे जानकारी मिली है कि आप एक मांत्रिक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी सेना में आ जाएं। सामंत बोला। पाथरगढ़ राज्य की सीमा पर ही जयनगर बसा था। जयनगर के सामंत की आज्ञा थी कि किसी भी सिद्धि धारक को आने से न रोका जाए। यहां जौहरगढ़ की तरह मंत्र सिद्धि धारकों को शैतान या असुर का उपासक नहीं समझा जाता था। तत्व सिद्धि धारक जितना ही, बल्कि कुछ अधिक ही सम्मान उन्हें प्राप्त होता था। तत्व सिद्धि धारक को तात्विक और मंत्र सिद्धि धारक को मात्रिक कहा जाता था। जिसके पास मंत्र और यंत्र सिद्धि होती थी उसे शौभिक कहते थे, और जिसके पास तत्व, मंत्र, यंत्र सभी सिद्धियां होती थीं उसे परम सिद्धक कहा जाता था। तो अधीश का परिचय इस राज्य में मांत्रिक के रूप में था। पाथरगढ़ एक ऐसा राज्य था जो सामंती इलाकों में बटा हुआ था और इनसे मिलकर एक बड़ा राज्य बना था। हर सामंत अपने क्षेत्र का स्वामी होता था और उसके बाद उसका पुत्र ही वहां का सामंत बनता था। इस तरह एक राज्य में अनेक छोटे छोटे सामंती क्षेत्र थे। राजधानी में बैठकर एक राज परिवार सारे राज्य के सामंतों के लिए नियम बनाता था, लेकिन इस इलाके के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता था। साथ ही सभी सामंतों की अपनी अलग सेना भी होती थी और सामंतों की कोशिश रहती थी कि वे अपनी सेना में अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को भर्ती कर सकें। ऐसा ही एक प्रस्ताव लेकर जयनगर का सामंत अधीश के सामने आया था। अधीश ने थोड़ी देर तक इस बारे में विचार किया, फिर बोला, मैं इस सम्मान के लिए आपका आभारी रहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी अभी बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और पहला काम जो मैं करना चाहता हूं वो है अपने परिवार और सभी लोगों को किसी स्थान पर बसाना। उसके बाद हमें अपनी जीविका का भी साधन ढूंढना होगा। तब आप खुशी खुशी जयनगर में बस सकते हैं। मैं आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दूंगा, सामंत बोला। तभी बाहर से एक सैनिक आया। उसने सामंत से कहा, सरकार, आपके लिए एक संदेश है। सामंत तंबू से बाहर निकल गया। सरकार, प्रकाशनगर के सामंत का संदेश आया है कि उन पर कोई भयानक संकट मंडरा रहा है और वो आपसे सहायता की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कुछ सैनिक, तात्विक और मांत्रिक उनके पास भेज दें। सैनिक ने कहा, ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं। ये कहकर सामंत वापस तंबू में आ गया। मांत्रिक अधीश, आपके लिए मेरे पास एक काम है। यदि आप वो कर सकें तो आपके परिवार के निवास और आजीविका दोनों की ही समस्या हल हो जाएगी। सामंत ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, आप काम बताइए। अधीश ने कहा। हालांकि ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न नहीं हुआ था, लेकिन वो दोबारा सामंत को मना नहीं करना चाहता था। सामंत को नाराज करने का मतलब था अपने लिए नई मुसीबतें खड़ी कर लेना। प्रकाशनगर के सामंत रणधीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र और संबंधी हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार को लेकर प्रकाशनगर जाएं। वहां आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। काम सिर्फ इतना है कि रणधीर जी को कुछ समय के लिए कुछ अच्छे सैनिकों, तात्विकों और मांत्रिकों की सेवा की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सामंत ने कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, बस एक बार इसके लिए मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूं। उन्हें जितनी जल्दी सुविधा होगी
हम प्रकाश नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अधीश ने कहा, ठीक है, मैं आपके संदेश की प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही आप फैसला कर लें मुझे सूचित कर दीजिएगा। मैं आपके लिए एक पत्र रणधीर जी के नाम लिख दे दूंगा। सामंत ने कहा और तंबू से बाहर निकल गया। अब अधीश को विश्वा और महादेव से बात करनी थी। वो सीधे विश्वा के तंबू में चला गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अधीश ने कहा। बोलो बेटे, क्या बात है? विश्वा ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। फिर अधीश ने एक एक कर सारी बातें विश्वा और माधव देव को बता दी। पूरी बात जानकर विश्वा बोले, देखो बेटे, इस प्रस्ताव में कोई हानि तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी संकट में पड़ो। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अब हमें कहीं ना कहीं तो ठिकाना तलाशना ही होगा। तब प्रकाश नगर ही सही, फिर भी जितना हो सके तुम इस मामले में अपनी स्थिति मजबूत रखना। दुश्मन के सामने जाकर भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, अधीश ने कहा। फिर वो आगे बोला, पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो बेटे, विश्वा ने कहा। अधीश ने माधव देव की ओर देखा। वे उठकर बाहर चले गए। पिताजी, जब आप डाकुओं के सरदार के साथ युद्ध कर रहे थे तब आप बहुत गुस्से में थे और मैंने देखा कि आसपास के कुछ अग्नि तत्व आपके शरीर में प्रवेश कर रहे थे। क्या आपके पास भी अग्नि तत्व की सिद्धि है? अधीश ने सीधे ही ये सवाल पूछ लिया। विश्वा कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अधीश की ओर देखते हुए बोले, हाँ बेटे, मैं भी एक तत्व सिद्धि धारक हूं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मुझे अपने बहुत से प्रियजनों को खोना पड़ा। तब मैंने कसम खाई थी कि कभी इस सिद्धि का प्रयोग नहीं करूंगा, केवल अपनी तलवार के बल पर ही युद्ध लड़ूंगा। क्या आप मुझे बताएंगे पिताजी कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपने इतना बड़ा फैसला लिया? अधीश ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है बेटे, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन वो भी इसी पाथरगढ़ से जुड़ी हुई है। कभी इस राज्य के खिलाफ मैंने बहुत लंबी लंबी लड़ाई लड़ी थी। बस इसलिए यहां आने में मुझे कुछ संकोच हुआ था और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां की सेना के साथ काम करो, विश्वा ने कहा। ठीक है पिताजी, मैं ये जानने के लिए सही समय का इंतजार करूंगा। अब मैं जाता हूं, हमें निकलने की तैयारियां भी करनी हैं। प्रणाम। इतना कहकर अधीश बाहर आ गया। कुछ देर तक उसने सभी सैनिकों को अगली यात्रा के लिए जरूरी आदेश दिए, तैयारियों का जायजा लिया, फिर रात होने से पहले ही अपने तंबू में वापस आ गया और पर्दे लगा दिए। अपने तंबू में जाकर अधीश ने डाकू सरदार से जो तमगे लिए थे उनको निकाला और उस पर बने चित्रों को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी ही देर में उन चित्रों में बने पुरुष हिलने लगे और कुछ अजीब आसन करने लगे। अधीश उन आसनों को दोहराता जाता था। उसे फिर से बहुत अधिक पसीना आने लगा था। सर्दी के मौसम में भी भयंकर गर्मी महसूस हो रही थी। वो रात को ही नदी पर नहाने चला गया। अगली सुबह अधीश फिर विश्वा के पास गया। पिताजी, निश्चय हुआ है, 7 दिन के बाद हम यहां से प्रकाश नगर के लिए निकलेंगे। तब तक हमारे थके हुए साथी और घोड़े अच्छी तरह आराम भी कर लेंगे और अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे, अधीश ने कहा। ठीक है बेटे, जैसा तुम उचित समझो, विश्वा ने कहा। अब वे ज्यादातर फैसले अधीश पर ही छोड़ देते थे। उन्हें अपने योग्य पुत्र पर पूरा विश्वास था। पिताजी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था। मैंने उस डाकू सरदार से एक सौदा किया था। उस सौदे में मुझे 3 तमगे मिले हैं जिन पर कुछ चित्र अंकित हैं। वे कुछ योगासन हैं। मैं नियमित उनका अभ्यास करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ दिन अभ्यास करें, इससे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी। उस दिन युद्ध में मैंने आपको थकान की वजह से हारने की स्थिति में पहुंचते हुए देखा था, बस इसलिए कि यदि फिर जरूरत पड़ी तो आप कमजोर ना पड़ें, अधीश ने कहा। तो विश्वा ने उसकी बात को तुरंत मान लिया। फिर अधीश ने खुद उन्हें वे योगासन सिखाए जो हजारों साल पुराने तमगे पर अंकित थे। कुछ ही दिनों में विश्वा ने अनुभव किया कि उनकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। अब वे अधिक स्वस्थ भी महसूस कर रहे थे।
आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें जयनगर छोड़कर प्रकाश नगर की ओर प्रस्थान करना था। गाड़ियों में सामान लाद दिया गया, सैनिक तैयार हो गए। इस दल में विश्वा, वासुदेव और अधीश सबसे आगे चल रहे थे। सामंत ने उन्हें एक पत्र लिखकर दे दिया था, साथ ही कुछ परिचय पत्र भी, ताकि प्रकाश नगर की सीमा पर पहरेदार उन्हें रोक ना सकें। कुछ दिन की यात्रा के बाद विश्वा का दल प्रकाश नगर के मुख्य द्वार पर खड़ा था। पहरेदारों ने परिचय पत्र देखे और चुपचाप सबको नगर में जाने दिया। एक सुरक्षित स्थान पर अपने दल को ठहराकर अधीश सामंत रणधीर से मिलने चल दिया। पिताजी, अब मुझे आज्ञा दें। मैं जल्दी से जल्दी जाकर सामंत से मिलकर आता हूं, ताकि हमारे रहने का कोई प्रबंध हो सके और मुझे पता चले कि किस तरह का संकट उनके ऊपर आया है। अधीश ने विश्वा से आज्ञा मांगी। ठीक है बेटे, अपना ध्यान रखना, विश्वा ने कहा और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि अब अधीश को किसी मुसीबत में न डालें। अधीश मधुप को लेकर सामंत से मिलने चल दिया। सामंत का महल खोजने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उसके हाथ में जयनगर के सामंत का पत्र था, तो किसी पहरेदार ने अंदर जाने से रोका नहीं। अभी अधीश मुख्य द्वार से भीतर आकर बागीचे में ही खड़ा किसी सेवक के दिखने का इंतजार कर रहा था, ताकि अपने आने की सूचना अंदर भिजवा दे, कि तभी एक किशोरी लड़की आती हुई दिखाई दी। वो बहुत ही प्यारी और चंचल दिखाई दे रही थी। आते ही उसने अधीश से मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम? पिताजी से मिलने आए हो? जी, मैं सामंत रणधीर से मिलने आया हूं। मुझे जयनगर से भेजा गया है। मेरा नाम अधीश है। ये पत्र सामंत रणधीर तक पहुंचाना है। अधीश ने कहा। वो पत्र उस लड़की के हाथ में देने में संकोच कर रहा था, लेकिन उसने खुद ही वो पत्र अधीश के हाथ से ले लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम सुप्रिया है। मैं सामंत रणधीर की पुत्री हूं। आप भीतर चलकर बैठिए, मैं अभी ये पत्र पिताजी को देकर आती हूं। सुप्रिया ने कहा और हवा की तेजी से भागकर वहां से चली गई। अधीश को वो लड़की अच्छी लगी। सुप्रिया की प्रसन्नता और महल की शांति देखकर अधीश को लगा ही नहीं कि सामंत पर कोई संकट है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो, उसने मन ही मन कहा। फिर अपने मन को एकाग्र कर वो महल का जायजा लेने लगा। कुछ ही देर में वो समझ गया कि कितनी शांति यहाँ दिखाई दे रही है, उतनी ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह रक्षक छिपकर निगाह रख रहे हैं। उस पर भी कई पहरेदारों की नजर है। उसे वहां कई तात्विकों की उपस्थिति भी महसूस हुई। सुप्रिया जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कक्ष में पहुंच गई। ये कमरा विशेष रूप से प्रशिक्षित पहरेदारों से घिरा हुआ था। यहाँ प्रवेश करने वाले की पूरी जांच की जाती थी। कमरे के अंदर सामंत रणधीर कुछ लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। पिताजी, आपके लिए पत्र है। जो इसे लेकर आए हैं, मैंने उन्हें नीचे आपकी प्रतीक्षा करने को कह दिया है। सुप्रिया उनकी बातचीत के बीच में ही बोल पड़ी। अच्छा दिखाओ। सामंत ने पत्र मांगा। सुप्रिया ने पत्र पिता के हाथ में रख दिया। पत्र पढ़कर सामंत ने वहां खड़े एक युवक से कहा, संग्राम, जाओ उसे यहां लेकर आओ। जी पिताजी, संग्राम ने कहा और वहां से निकल गया। संग्राम धीर सामंत रणधीर का पुत्र था। भारी भरकम डील डौल वाला संग्राम एक योद्धा ही दिखाई देता था। रंग हल्का दबा हुआ था और घनी मूछें चेहरे को क्रूर बनाती थीं। किसी भी कोण से वो सुप्रिया का भाई नहीं लगता था। कहां कोमल सी सुप्रिया और कहां ये पत्थर सा कठोर संग्राम। आपको पिताजी ऊपर बुला रहे हैं, संग्राम ने अधीश से कहा। ध्यान मग्न बैठा अधीश संग्राम की भारी आवाज से चौंक पड़ा, फिर उठकर खड़ा हो गया। सामंत के कक्ष में जाकर उसने देखा वहां सुरक्षा और ज्यादा कड़ी थी। अब वो जानने को उत्सुक हो उठा कि वास्तव में क्या बात है। प्रणाम सामंत, मैं अधीश हूं। मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। अधीश ने सामंत को प्रणाम किया। संग्राम ने एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नजरें फेर ली। मेरे मित्र ने लिखा है कि तुम एक मांत्रिक हो और अभी अभी राज्य में आए हो। हालांकि मैं चाहता था कि कोई अनुभवी मांत्रिक जो जयनगर की सेना में काम कर चुका हो वही यहां आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सामंत ने कहा, जी मुझे बताया गया है कि यहां किसी प्रकार का संकट आने वाला है। क्या आप मुझे पूरी बात स्पष्ट रूप से बताएंगे? आखिरकार अधीश ने पूछ ही लिया। पिताजी, मैं अब भी कह रहा हूं, आपको इतना अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं अकेला ही ये संभाल लूंगा, संग्राम ने कहा और अधीश को घूरा। अधीश को उसकी नजरें अच्छी नहीं लगी। क्या अधीश ने यहां आकर गलती कर दी है? क्या विश्वा की आशंका सच होने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।